एप्लीकेशन के ऊपर हमने डिस्कशन करना था, क्योंकि व्हेनेवर वी एस्टैब्लिश अवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेनेवर वी सेट अप अ मल्टीपल ब्रांचेस, और आप चाहते हैं कि हर एक ब्रांच के जो क्लाइंट्स हैं, जितनी भी लोकेशन में जो आपने क्लाइंट एस्टैब्लिश कर रखे हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रीजनल ऑफिस होना चाहिए। हेड ऑफिस के थ्रू हम अपने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में लगे क्लाइंट्स को या डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को हम क्या कर सकें, आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर पाए। इज दैट करेक्ट? इसके लिए थोड़ी सी प्री रिक्विजिट चाहिए, मतलब हर एक बंदे को। और अगर हम रियल इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो रियल इन्वायरमेंट में सर्वर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रहती है कि वो सबनेट बना करके डिफरेंट डिफरेंट साइट में डोमेन को अटैच करे, दैट्स इट। रेस्ट ऑफ टास्क जो नेटवर्क से रिलेटेड रहता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे नेटवर्क टीम की। व्हाट इट व्हाट आई एम सेइंग, जो नेटवर्क टीम है, जो रूटर वगैरह को मैनेज करते हैं, जो स्विचेस वगैरह, फायरवॉल वगैरह को मैनेज करते हैं ना, वी नीड टू डिस्कस विद देम कि आप इस ब्रांच का जो सबनेट है वो आप मेरे साथ शेयर कर दो, रूटर पे जो कॉन्फ़िगर किया गया है वो शेयर कर दो। जैसे यू आर इन दिल्ली लोकेशन और हैदराबाद लोकेशन पे आपकी दूसरी ब्रांच है, एंड यू वांट टू यूज हैदराबाद एज ए साइट ए, दूसरी ब्रांच हमारी, तीसरी ब्रांच हमारी पुणे लोकेशन में है, और पुणे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप साइट बी के नाम से जानना चाहते हो या सेटअप करना चाहते हो। तीनों जियोग्राफिकल लोकेशन में आपको सिस्को रूटर लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, right? And after that you can establish, you can make a communication with the help of Cisco router और subnetting के through. Is that clear? Cool. So आ जाते हैं हम अपने डोमेन इन्वायरमेंट पे। हमने यहाँ पे अपना क्लाइंट इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट मी टेक द आरडीपी ऑफ आवर सेटअप, ताकि हम इसको प्रैक्टिकली देख सकें। सिस्को रूटर तो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, बिकॉज लाइक क्योंकि अपने पास दूसरी ब्रांच नहीं है, कैसे स्टैब्लिश करना है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और इस एप्लीकेशन के बाद आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ डीएससीपी फ्रॉम टुडे, है ना। रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे मनीष के साथ, लाइक एज डिस्कस विद मनीष, सो उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। All right, so this is our domain environment. This is our infrastructure. Let me turn on both the domain controller. ये अपने पास एक डोमेन है और दूसरा हमने एक एडीसी के नाम से डोमेन स्टैब्लिश कर रखा था, एंड बोथ आर रेप्लिकेटेड टू ईच अदर, बोथ आर रेप्लिकेटेड टू ईच अदर। अगर आप इन दोनों को एक ही प्राइवेट आईपी एड्रेस से जोड़ रखा है तो ये ऑटोमेटिक आपका इंट्रा साइट एप्लीकेशन में कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप इनको दूसरे सबनेट से अटैच करते हो, दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तब इनके बीच में रेप्लिका आप तैयार करते हैं, तो ये आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए इंटर साइट एप्लीकेशन। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एज ए इंटर साइट एप्लीकेशन के नाम से। क्लियर? चलो, इट इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही टर्न ऑन होता है, आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड शो यू द स्टेप्स हाउ टू सेट अप आवर इंटर साइट एप्लीकेशन। हाँ, मिस है इसमें कई सारी चीजें, क्योंकि अपने पास फिजिकल रूटर नहीं है ना, दो ब्रांचेस नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश आवर इंटर साइट एप्लीकेशन यूजिंग सेम सर्वर इन्वायरमेंट, और जो मशीनें जो हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बोथ आर इन प्रोग्रेस, और दोनों मशीनें आपस में रेप्लिकेट हो चुकी हैं। एडीसी कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, मींस द रूट डोमेन कंट्रोलर की जो सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर क्या है, रेप्लिकेटेड है, नॉट माइग्रेटेड। और लेट्स ट्राई टू कॉन्फ़िगर अवर इंटर इंटर साइट एप्लीकेशन को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। सर ये फिर भी मतलब कितना टाइम लगेगा ये विंडोज पूरा कंप्लीट होने में, सिलेबस? यू आर टॉकिंग अबाउट द ये सर्वर वाला या फिर VMware का? सर विंडोज सर्वर वाला। विंडोज सर्वर में अभी रिमेनिंग टॉपिक है, ठीक ठाक टॉपिक है, अभी हम इंट्रा आईडी पे नहीं गए हैं ना, तो मान के चलो अभी दिसंबर तो पूरा जाएगा। और सर ठीक है, VMware का सर? VMware का अगर आप अब इस वीक से स्टार्ट कर लेंगे तो जैन मिड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट कि अगर हम प्रैक्टिकल मिस कर देंगे कल की डेट में, अगर आपके पास कोई टिकट्स आती है, तो यू फील लाइक फिर ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा।
जी सर। चलो, our domain controller is ready to use. This is our root domain controller. Let me log in with the help of local administrator. यहाँ पे हम local ADCs को login करने की कोशिश करते हैं. And the second additional domain controller also available, and I'm just going to log in it with the help of another domain controller. I'm going to open it on another page. सो बोथ आर रेप्लिकेटेड टू ईच अदर. सबसे अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी रेप्लिकेशन एस्टैब्लिश कर चुके हैं. अब देखिए यहाँ पे एडीडीएस में जाकर के जो यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल है ना, ऑल द सेम यूजर्स आर अवेलेबल ऑन रूट डोमेन कंट्रोलर. एज्योर है, जीसीपी है, टेलनेट है. और इस वाले डोमेन कंट्रोलर पे मींस रूट डोमेन कंट्रोलर पे भी कहीं ना कहीं ये यूजर्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज यहीं से वो माइग्रेट हुए, रेप्लिकेट हुए, नॉट माइग्रेट. एज्योर पे जाते हैं. अब देखिए एज्योर, जीसीपी, टेलनेट, ये तीन यूजर हमने रूट पे बनाए थे, एंड सेम यूजर सक्सेसफुली रेप्लिकेटेड टू द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. इज दैट करेक्ट? जी सर। ओके, अब बात आती है साइट की. आपको याद होगा हमने ग्रुप पॉलिसी पढ़ी थी, रिमेंबर? जी सर। ग्रुप पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डोमेन, सॉरी, ग्रुप पॉलिसी प्रेसिडेंस, जीपीओ प्रेसिडेंस. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जीपीओ प्रेसिडेंस? सर जो प्रायोरिटी रहता है सर वो लो टू हाई आता है, वही वाला। एलएसडीओयू उसमें पढ़ा था हमने. जी सर। लोकल, साइट, डोमेन एंड ओयू, ये चार तरीके की कैटेगरी है. लोकल, साइट और डोमेन, और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. जो हायर प्रायोरिटी रहती है वो किस पे रहती है? ओयू पे रहती है. जो वही। हायर प्रायोरिटी है वो ओयू पे रहता है. ठीक है. सो इन दिस केस इफ वी टॉक अबाउट साइट पे पॉलिसी कब लगाते हैं, साइट पे जीपीओ कब लगाते हैं, और ओयू पे जीपीओ कब लगाते हैं, डोमेन पे जीपीओ कब लगाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है किससे? विद द हेल्प ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन. ये किससे होता है? डोमेन रेप्लिकेशन के थ्रू. सो चलिए यहाँ पे हम स्टैब्लिश करते हैं, साइट बनाते हैं और उस पे जीपीओ लगाने की कोशिश करते हैं. साइट के लिए यू मस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ आवर सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड. यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे चलते हैं. सो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे को ओपन करते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज को ओपन कर लो आप. एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज. और यहाँ पे हमने कुछ साइट क्रिएट करके देखने की कोशिश भी की थी कि कैसे आप साइट को डिजाइन करते हो. ये आपका डिफॉल्ट साइट है. ये डिफॉल्ट साइट है विच इज ऑटोमेटिकली अपेयर्स once you open Active Directory panel, Active Directory site and services जब आप ओपन करोगे ना, तो ये आपको डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाएगा. दिस इज डिफॉल्ट साइट. और डिफॉल्ट साइट के अंदर देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सर्वर्स का. मतलब जो डिफॉल्ट साइट्स है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सर्वर की इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा मैन्युअली. क्लियर? बट वी ऑलवेज ट्राई टू सेट अप आवर ऑन साइट, जिसमें एक आपका दिल्ली है और एक जो रीजनल ऑफिस है, और दूसरा सर्वर हम यूज करना चाहते हैं कहाँ के लिए? पुणे ब्रांच के लिए, जो कि एक ब्रांच है जहाँ पे हम एक डोमेन स्टैब्लिश करेंगे. बट उस डोमेन के अंदर जो चीजें हैं, जो कंट्रोल है, वन वे की थ्रू हम अपने रूट डोमेन के थ्रू, यानी दिल्ली रीजनल ऑफिस में जो सर्वर है उससे मैनेज करेंगे. तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस पेज. यहाँ पे हमने एक सर्वर ऐड कर रखा है, दिस इज माय रूट डोमेन कंट्रोलर. और दूसरा यहाँ पे सर्वर है जिसमें हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश कर रखा है. इट्स ऑलराइट प्लीज. जी सर।
सर आप म्यूट हो। कैन यू हियर मी नाउ? जी सर। ठीक है, तो दो सर्वर है यहाँ पे, मतलब एक रूट डोमेन कंट्रोलर है और दूसरा हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। जी सर। ब्रांच वाइज हमने इसको इस्टेब्लिश किया है। अगर हम इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करें, जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वर। अब देखिए राइट साइड पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एनटीडीएस सेटिंग्स डोमेन कंट्रोलर और डीएनएस सेटिंग्स जो है एमएस डीएनएस माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर। क्यों डीएनएस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे और एडीसी में डीएनएस का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है? बिकॉज दिस वन इज अवर रूट डोमेन कंट्रोलर और ये हमारे पास जो है वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। एनटीडीएस क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट एनटीडीएस? सर एक्टिव डायरेक्टरी का कुछ होता है सर, आपने एक्टिव बोला डायरेक्टरी सुना या? डेटाबेस फाइल इसमें अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे ये जो पैनल है जब आप इसमें ओपन करेंगे, अभी हमने जो इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट? ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए अगर आप इस एनटीडीएस की प्रॉपर्टीज को ओपन करोगे तो आपको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की से कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा एज इट इज। अगर आप दूसरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को जाओगे तो क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है। द मीनिंग ऑफ क्रॉस कम्युनिकेशन कि जो सर्विसेज आपको रूट डोमेन पे मेंशन करेंगे वो कहाँ पे जाके डिफाइंड होगी, कहाँ पे जाके शो होगी, वो आपके रीजनल एडीएस। ऑफिस ब्रांच में। और क्रॉस कम्युनिकेशन अगर आप दूसरे वाले लोकेशन पे जाकर डोमेन चेक करेंगे तो आपको साइट दिखाई पड़ेगी कि ये आपका ये डेली साइट है, ये सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखा है, चेंज का ऑप्शन है। अगर अपने पास इसी लोकेशन में मल्टीपल सर्वर होते हैं तो आप उनको इमीडिएटली चेंज कर सकते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आईपी का और दूसरा है एसएमटीपी का, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड। आईपी का मतलब है यू कैन मैनेज एनीथिंग, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। Like you are trying to transfer the data with the help of FTP, you are trying to transfer data with the help of NTFS, NFS, कोई भी प्रोटोकॉल के जरिए आप अगर आपस में डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आईपी का मेथड इस्तेमाल करेंगे। बट कई बार क्या होता है ना कि हम ईमेल सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं दूसरे लोकेशन में, ठीक है ना, फॉर द सेफ्टी पर्पज कि भाई कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे एक्सचेंज सर्वर पे तो दूसरी वाली ब्रांच से हम अपनी मेलिंग को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, पहला। दूसरा, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अभी तो फिलहाल क्लाउड हो गया है, तो इसका काम खत्म हो गया है। बिकॉज क्लाउड में क्या होता है ना कि ऑनलाइन आप एक्सचेंज सर्वर ऑनलाइन आप साइन अप करते हो अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे आप साइन अप करते हो। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे साइन अप करने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड की हो जाती है, तो अब जो डाउन टाइम है ना वो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो गया है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? अगर हम थोड़ा सा 10 साल पहले की बात करें ना तो जब अपने पास एक्सचेंज सर्वर केवल था, इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज सर्वर स्टैब्लिश थे। अब एक्सचेंज सर्वर में क्या होता था कि अगर आप एक पर्टिकुलर एक्सचेंज सर्वर पे या एक पर्टिकुलर ब्रांच के एक्सचेंज सर्वर पे डिपेंडेंट हैं, एम्प्लॉय हमारे हर जगह पे है, वर्ल्ड वाइड हमारे एम्प्लॉय है, हमारी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड है, बट ईमेल का मैनेजमेंट साउथ इंडिया से हो रहा है केवल। सो इफ इन केस ऑफ डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरे वर्ल्ड के जो मेलिंग सर्विसेज हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी मेलिंग सर्विसेज इंपैक्ट कर जाएगी। इज दैट करेक्ट? जी सर। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग ब्रांच में एक्सचेंज सर्वर को स्टैब्लिश करती हैं और उनको जो रीजनल ऑफिस होता है, जो मेन ऑफिस होता है, वहां से एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करा देती हैं। जब आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी जो ईमेल बॉक्सेस हैं, जो ईमेल सर्विसेज हैं, वो जो ब्रांचेस हैं वो हर एक ब्रांच में इमीडिएटली वो मेल बॉक्स हाईलाइट हो जाता है। और अगर किसी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम दूसरे ब्रांच यानी रीजनल ऑफिस से उसको रिवर्ट बैक करा सकते हैं। इस वजह से आप अपना जब भी एप्लीकेशन तैयार करते हैं, इंटर साइट एप्लीकेशन तैयार करते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप आईपी पे जाओ अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ब्रांचेस जो है डेटा के लिए या और सर्विसेज के लिए मैनेज करनी है तो आप आईपी पे जाएंगे। अगर आपको मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करना है तो आप हमेशा एसएमटीपी वाला स्टेप इस्तेमाल करेंगे। चीजें क्लियर हो रही प्लीज? जी सर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन dsa.msc, नो नो नॉट dsa.msc, gpmt
डॉट MSC करते हैं, GPMC डॉट MSC पे जाते हैं। ये आपको कहाँ पे ले जाएगा? ग्रुप पॉलिसी के पेज पे ले जाएगा, राइट? अब आप देखिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द साइट्स। एक डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक हमारे पास साइट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यू नो दैट डोमेन के अंदर हमने लगभग कोशिश की है सारे के सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द GPO, कि आप डोमेन पे GPO कब लगाते हो, OUP GPO कब लगाते हो, ब्लॉक इनहेरिटेंस कैसे करना है, इनफोर्स कैसे करना है। आई थिंक ये सारा टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप रीजनल ऑफिस पे काम कर रहे हो, राइट? अब आप RO पे काम कर रहे हो एंड रीजनल ऑफिस के थ्रू जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को आप क्या करना चाहते हो? कंट्रोल करना चाहते हो। उन ब्रांचेस को आप कंट्रोल करना चाहते हो। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? और ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए, राइट, ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी नीड टू apply the policy to we need to apply the policy to our what we can say that our sites. हाँ जी प्लीज। नहीं नहीं सर, आपने बोला जो समझ में आया। क्लियर है? समझ में आ गया ये? जी जी सर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी साइट यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुई, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द साइट, क्योंकि ये जो साइट है ना वो ऑटोमेटिक आएगी। अब अगर आप शो साइट पे जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको मैनुअली लाना पड़ेगा, पहले बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप OU बनाते हैं ना, तो OU में तो अपने आप आ जा रही थी, रिमेंबर आपने देखा था कि जैसे आपने OU बनाया, OU के लिए हमें कोई भी मतलब मैनुअली टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आपने इस पुणे को सेलेक्ट कर लिया। पुणे पुणे क्या है? ADC है। पुणे क्या है? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, जो हमारी ब्रांच है। आपने पुणे को सेलेक्ट किया कि मुझे जो पॉलिसी लगानी है ना वो पुणे पे लगानी है। मुझे जो पॉलिसी लगानी है ना, आपने डिसाइड कर लिया कि पुणे पुणे वाली लोकेशन पे लगानी है। अब आप इस पे राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लिंक एन एग्जिस्टिंग ग्रुप पॉलिसी। मतलब ये कि पॉलिसी आप अभी भी यहीं से बनाओगे। ये वाले ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं साइट पॉलिसी। साइट पॉलिसी पे ओके किया और साइट पॉलिसी पे डबल क्लिक किया, नॉट डबल क्लिक सॉरी, यहाँ पे हम एडिट पे गए। एडिट पे जाने के बाद पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स और कंट्रोल पैनल, यहाँ पे आप डिसाइड कर लो लाइक आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर सो प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल पॉलिसी। एक्टिवेट करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड ओके करते हैं। ये पॉलिसी हमारी अप्लाई हो गई, साइट पॉलिसी के नाम से क्रिएट किया है। अब आपने क्या करना है? वी नीड टू लिंक। हाँ सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे अपने इस पुणे वाले लोकेशन पे, link an existing group policy. This is the site policy that we created जी सर। and you have to click OK. You have to click OK. अब आपकी जो पॉलिसी है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी? सर पुणे वाली लोकेशन के। उस ब्रांच में जितने भी क्लाइंट्स हैं, उस ब्रांच में जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सभी क्लाइंट्स के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगी। जी इज सर। ऑल राइट प्लीज? जी सर। ठीक है। अब आप इसको रियल इन्वायरमेंट में ना अपने आप को लाइक एज यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा। थोड़ा बहुत आपके माइंड में ये पिक्चर बननी चाहिए। ऑल राइट जी प्लीज? जी सर। ठीक है, तो ये अपने पास हुआ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू साइट का। मैं प्लान करूंगा लाइक आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश, बट एक ब्रांच पे तो हो जाएगा, दूसरी ब्रांच में थोड़ा सा पंगे हैं लाइक हाउ वी कैन स्टैब्लिश अ सेकंड ब्रांच। कौन सी लोकेशन में स्टैब्लिश करना है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो आई ट्राई टू सेटअप कोई सिमुलेटर मिल जाए, कोई क्लाउड का प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से हम साइड टू साइड बना करके कॉन्फ़िगर करें, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम इतना मैनेज करते हैं और अगले पॉइंट पे यानी अगले टॉपिक पे हम मूव करते हैं।
इज ऑल राइट प्लीज। जी सर। अगला जो टॉपिक या चैप्टर हमने प्लान किया है डिस्कस करने का विच इज रिलेटेड टू द डीएससीपी, क्योंकि डीएससीपी में कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं, कई सारे चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और फिर डीएससीपी कंप्लीट करने के बाद विल टॉक अबाउट द डीएनएस सर्विस। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक अबाउट द डीएससीपी, आपके अकॉर्डिंग डीएससीपी क्या है? सर जैसे कि हम राउटर, जैसे एडीएसएल राउटर जो यूज करते हैं, तो वो मैन्युअली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब हम्म। सिस्टम, लोकल सिस्टम हो गया, फिर मैन्युअली आईपी एड्रेस देता है। हम्म। नॉट फिर मैन्युअली एक, भाई, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस हाँ असाइन करता है। ऑटोमेटिक, सॉरी सॉरी, ऑटोमेटिकली वो हम्म। आईपी एड्रेस प्रोवाइड प्रोडक्शन करता इन्वायरमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मशीन्स को या डिवाइसेस को मैनुअली आईपी एड्रेस दें, विच इज रियली डिफिकल्ट, है ना? है। कि लाइक यू आर मैनेजिंग अप टू मोर देन 100 मशीन्स, और हर एक मशीन पे जाकर के मैनुअल आईपी एड्रेस दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉट नॉट इन 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 केस ऑफ कि लाइक एज बंदों को काम ज्यादा मिल जाएगा, आईपी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी सर। ट्रेसिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने मैनुअल परफॉर्म किया। कोई रिकॉर्ड जो है, सारे रिकॉर्ड आपको मैनुअली क्रिएट करने पड़ेंगे, विच इज रियली डिफिकल्ट टू ट्रैक द रिसोर्सेज, है ना? कि कौन सी रिसोर्स को क्या आईपी एड्रेस मिल रही है, या कौन से रिसोर्स को क्या आईपी एड्रेस हमने असाइन की थी, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं, डीएससीपी में बहुत कुछ है पढ़ने को। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट बेस टू एक्सपर्ट कॉन्फ़िगर DHCP सेटअप, है ना? अब DHCP के एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। पहला है व्हाट इज DHCP, बेस से ही स्टार्ट करते हैं। नंबर दूसरा, DHCP प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर, DHCP में प्रोटोकॉल में कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे डोरा प्रोसेस की। डोरा प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू डोरा प्रोसेस। देन कॉन्फ़िगर DHCP, और कॉन्फ़िगर DHCP करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज DHCP स्कोप। कई सारी चीजें आएंगी। DHCP स्कोप, टाइप्स ऑफ स्कोप एंड एक्सक्लूजन। DHCP exclusion, IP address exclusion, sorry. DHCP IP address exclusion. IP address exclusion के बाद पूल जो कि आपका स्कोप में हो जाएगा, और लीज ड्यूरेशन टाइम, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट, DHCP फेल ओवर। और DHCP फेल ओवर कंप्लीट करने के बाद विल आल्सो डिस्कस अबाउट the concept of troubleshooting. Yes, DSCP troubleshooting part. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करना है, जो हमें अपनी इस ट्रेनिंग में फाइनल करना है। इट्स ऑल राइट प्लीज। जी। कोई पॉइंट जो आपके अकॉर्डिंग हमने मेंशन ना किया हो, लाइक दैट आई फॉरगेट इट। सो मुझे तो यही, मतलब मेरे लिए नया है। हम्म, ठीक है। सो चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। DSCP का कोर्स जो 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 लाइक कहते हैं वर्क है, ये हमें ओके हो गया। DSCP का टास्क हमारा ओके है, राइट? DSCP is the type of protocol, network protocol, which is responsible, which is that can help us to assign
automatic IP address to all types of network devices. ये सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप को ही नहीं, इन्वायरमेंट में जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल फोन है, आपका स्मार्ट टीवी है ना, या रूटर है, या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस है, प्रिंटर है, सभी तरीके के डिवाइसेस को नेटवर्क में अगर वो कनेक्टेड है ना, तो ये है, सभी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन करने का काम करता है. दिस इज द वर्क ऑफ डीएससीपी प्रोटोकॉल, है ना. दूसरा, डीएससीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर. एक्चुअली अगर आपको पता हो कि डीएससी नॉट ओनली डीएससीपी, आईपी मैनेजमेंट के केस में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एक तो प्रोटोकॉल, डीएससीपी का प्रोटोकॉल, और दूसरा लॉजिकल पोर्ट नंबर. अब लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या होते हैं? सर मुझे पता आईपी एड्रेस या कंप्यूटर के अंदर जो भी हम डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वेबसाइट एक्सेस करना हो गया, ईमेल करना हो गया, या कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद इन द ऑफिस प्रोमाइसेस, और उसमें जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं या रिमोट एक्सेस लेते हैं या अदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना हो, वैसी सिचुएशन में लॉजिकल पोर्ट्स कम इनटू द पिक्चर. 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स आर अवेलेबल. 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स हैं इनबाउंड में, 65,535 पोर्ट्स हैं आपके आउटबाउंड में. मतलब ये लॉजिकल पोर्ट दो पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं, इनबाउंड में अलग और आउटबाउंड में अलग. दोनों में अगर हम बात करें तो 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल हैं हर एक में. ऑल राइट प्लीज. नहीं। ठीक है. अगले स्टेप में अगर हम मूव करें तो अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज डोरा प्रोसेस. डोरा प्रोसेस क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस. डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, और आर मीन्स रिक्वेस्ट, और ए मीन्स एक्नॉलेजमेंट. तो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले तो डीएससीपी का कॉन्सेप्ट, और उसमें हम मोस्टली कंपोनेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर मूव करेंगे प्रैक्टिकल की तरफ. ये अपने पास डीएससीपी, ये सर्वर 2019 है. जरूरी नहीं कि इसमें एडी हो, क्योंकि डीएससीपी के लिए कोई एडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये हमारा सर्वर 2019 है. मल्टीपल डिवाइसेस, नॉट ओनली द कंप्यूटर सिस्टम. यहाँ पे कुछ प्रिंटर भी हमने लगा रखे हैं. ठीक है. सम प्रिंटर डिवाइसेस, सम बायोमेट्रिक डिवाइसेस आर आल्सो अवेलेबल. और ये सारी की सारी डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी स्विच से जुड़ी हुए हैं. सारी की सारी मशीनें या सारे के सारे नेटवर्क डिवाइसेस हमारे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जिसको हम स्विच के नाम से जानते हैं. अब इस पे आपने प्लान किया कि डीएससीपी सर्विस को इंस्टॉल कर देते हैं. डीएससीपी सर्विस जब आप इंस्टॉल करोगे ना, सबसे पहला टास्क रहेगा कि आप ना पूल बनाओ, पूल ऑफ आईपी एड्रेस. आप अपने इस डीएससीपी पे क्या करोगे? सबसे पहले पूल ऑफ आईपी एड्रेस. पूल ऑफ आईपी एड्रेस में स्टार्ट आईपी रेंज और एंड आईपी रेंज को मैनेज करेंगे. स्टार्ट आईपी रेंज हमारी स्टार्ट हो रही है 192.168.1.2 से लेकर के 192.168.1.250 250 तक. अब आप कैलकुलेट करके हमें बताओ कि लाइक व्हाट अबाउट द यूजेबल आईपी एड्रेस, इसमें हम कितनी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे. हाउ मेनी आईपी एड्रेस वी कैन असाइन अकॉर्डिंग टू द पूल ऑफ आईपी एड्रेस. मतलब ये डिसाइड करेगा कि आप नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी अटैच कर सकते हैं अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर टू या फोर्टी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर पाएंगे. हाँ जी. 248. 248, दो से स्टार्ट हुआ 250, 249. 249. दो भी काउंट करोगे और लास्ट के 50 भी काउंट करोगे तो ये 249. मतलब अगर अपने इन्वायरमेंट में 249 डिवाइसेस इफ वी आर प्लानिंग टू कनेक्ट, सो डेफिनेटली वी कैन असाइन इट. हम उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं.
सो ये पूल की बात हुई, इसी को स्कोप बोला जाता है। स्कोप में ही पूल डिजाइन होता है और कई तरीके के स्कोप होते हैं। चलो अब बात आती है कि चलो पूल रेडी हो गया विद कैपेसिटी ऑफ 249 आईपी एड्रेस का पूल हमारे पास है। इतनी आईपी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। इज दैट करेक्ट? अपने अपने जो भी क्लाइंट मशीन्स हैं या जो भी नेटवर्क डिवाइसेस उनको इसी रेंज की आईपी एड्रेस से असाइन कर सकते हैं। चलो अब यहाँ के बाद से आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर पार्ट। अब आता है कॉन्सेप्ट डोरा प्रोसेस का। डोरा में हमने पहले भी बात की कि डी ओ आर ए ये डोरा होता है। जब आप मशीन को लगाते हो इस नेटवर्क से और अपनी आईपी एड्रेस को आप ऑटोमेटिक में रखते हो, यू नो दैट हाउ टू पुट आवर आईपी एड्रेस इन ऑटोमेटिक फॉर्मेट। ncpa.cpl आप इथरनेट ओपन कराओ सिस्टम का, प्रॉपर्टीज पे जाओ इसकी और IPv4 पे जाओ। अभी ये आईपी एड्रेस कैसे दिखाई पड़ रही है आपको, कौन से फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही है? मैनुअल है सर। मैनुअल है, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक। हम्म जी सर। सर ऊपर वाला जो है ऑप्टेंड एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, वही वाला। करेक्ट। ना अब इसको अगर आप यहाँ पे कर देंगे ना तो आपके सिस्टम में तो अपने आप आईपी एड्रेस आएगा नहीं। आपके सिस्टम में अपने आप ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस नहीं आएगा। यू हैव टू वेट फॉर लाइक एज फॉर द प्रोवाइडर, जिसको हम डीएचसीपी के नाम से जानते हैं। डीएचसीपी प्रोवाइडर होगा हमारे इन्वायरमेंट में, देन वी आर एबल टू असाइन द आईपी एड्रेस, तभी हम आईपी एड्रेस को असाइन कर पाएंगे। इज ऑल राइट? जी सर। सो इस दौरान क्या होता है, जब आप अपनी आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक में रखते हो ना, तो इससे कुछ सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। अपने निक कार्ड से कुछ सिग्नल क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं, और उनका काम होता है कि इन्वायरमेंट में डिस्कवर करना कि हमारा डीएचसीपी सर्वर है कहाँ पे। सर्वर पे कॉन्फ़िगर है, स्विच पे कॉन्फ़िगर है, या वाईफाई रूटर पे कॉन्फ़िगर है, मतलब किसी भी डिवाइस पे जहां पे भी आपने डीएचसीपी सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रखा है, उन सब से ये इमीडिएटली कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। मतलब कि कहाँ पर वहां पे है, मतलब वो उससे वो ढूंढेगा कि हमारा डीएचसीपी सर्वर है कहाँ पे। जी सर। जब डीएचसीपी सर्वर इसको असाइन हो जाएगा या मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये ऑफर करेगा डीएचसीपी कि मेरे पास ए क्लास की आईपी एड्रेस या बी क्लास आईपी एड्रेस का ना एक पूल है, जिसमें से 250 आईपी एड्रेस के आसपास, 249 के आसपास आईपी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसने क्या किया, ऑफर किया कि मेरे पास इस रेंज की आईपी एड्रेस है, इफ यू नीड प्लीज लेट मी नो। ये लॉजिकली हो रहा है, वी कैन नॉट सी इट। जी अब डेफिनेटली मशीन को आईपी चाहिए, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में रिक्वेस्ट कर देगा, प्लीज प्रोवाइड मी। अब ये रिक्वेस्ट इसके पास गई। अब ये क्या करेगा, कुछ चीजें मांगेगा आपसे, सर्वर क्लाइंट से कुछ चीजों की रिक्वेस्ट करेगा कि मैक एड्रेस क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन से कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये डिमांड करेगा। अब ये करेगा एक्नॉलेज, और एक्नॉलेज का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर, एक्नॉलेज का मतलब है जो आपका सिस्टम है, जो क्लाइंट मशीन है, वो सारी क्लाइंट मशीनों को आईपी एड्रेस बारी बारी से देना स्टार्ट कर देगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कौन सा मशीन कौन सी आईपी पा रहा है, वी डोंट नो अबाउट इट। इस रेंज में से उठा करके वो कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है, 2 भी असाइन कर सकता है, 10 भी, 25 भी, 100 भी, 200 भी, 245 भी। कोई भी आईपी एड्रेस आपकी मशीन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज कंसिडर एज ए डायनेमिक आईपी एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके का डायनेमिक आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। ऑलराइट प्लीज। जी। ये कैसे हुआ, स्कोप के थ्रू हुआ, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस जो आपने असाइन किया था उसके थ्रू हुआ, और हमने जो डीएचसीपी की सर्विसेज एस्टैब्लिश की थी उसके जरिए हुआ। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो ये हो गया डोरा प्रोसेस। इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज डोरा प्रोसेस, how Doro process can perform that task, so you can say that
LoRa process is a kind of method. There's a process is a type of method that help us to assign IP address automatically to the resources. जो भी हमारे पास नेटवर्क के डिवाइसेस हैं या रिसोर्सेज है ना, उन सबको आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करते हैं. इज दैट क्लियर? जी सर. चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट. हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर करना है ना. सो नीड टू इंस्टॉल डीएससीपी सर्विस, और उस डीएससीपी सर्विस के थ्रू वी आर गोइंग टू असाइन द आईपी एड्रेस. एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें, जस्ट ओनली फॉर 5 मिनट. जी सर. चलो.
हेलो या हाय सर। ठीक है चलो ये जो प्रैक्टिस हमने डिस्कस की थियोरेटिकल पार्ट अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जी सर। डोमेन मशीन के ऊपर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल वन रोल द रोल नेम इज DSCP सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पे टूल्स पे जाना है आपको ऑलरेडी इस पे DSCP इंस्टॉल है बट बाय डिफॉल्ट इट लुक लाइक दिस आप इसको एक बार रिमूव करके देख लेते हैं सर हाँ ये जी जैसे कि हमने 2022 पे DSCP इंस्टॉल कर लिया, हाँ उसके बाद वो स्विच से कैसे कनेक्ट होगा फिर? नहीं उसकी केबल कनेक्ट रहेगी ना एक अच्छा। उसी केबल से ये प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करेगा सारी मशीनों को अच्छा। सर VMware पे रहता है जो इंस्टॉल नेटवर्क प्रिंटर ड्राइवर, तो सर कैसे करते हैं? नेटवर्क प्रिंटर ड्राइवर मींस जैसे कि मेरे पास एक आया था, मतलब उन्होंने लिखा है अपना JD में, मतलब जैसे इंस्टॉल यू मस्ट हैव टू नो इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर नेटवर्क, तो वो VMware पे कुछ रहता है क्या बस? नहीं उस पे भी हम सेम ही मेथड यूज करते हैं VMware पे भी हम सेम ही मेथड यूज करते हैं VMware पे जितनी भी मशीन्स है ना वो एक ही तरीके के टास्क परफॉर्म करती हैं हम सिर्फ स्पेशली सर जो VDI रहता है, हम सिर्फ V सेंटर से पावर ऑन ऑफ और
जितना भी सर सीखा हूँ वो सब स्नैपशॉट EXI वोट कैसे मैं आपका फ्री वीडियो देख के इसे सीखा हूँ। बट वो एक एक इंटरव्यू हो जाता है तो वो थोड़ा डिटेलिंग में पूछ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा कि वी मोशन क्या होता है, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा माइग्रेट होता है, एक से पोर्ट से दूसरा, एक से पोर्ट से ऐसा माइग्रेट होता है। उन्होंने पूछा कि जब वी मोशन माइग्रेट होता है तो बैकएंड पे क्या रन होता है, तो वो तो सिलेबस से बाहर चला गया, वो नहीं आइडिया था उतना। सर आप म्यूट हो। हेलो। सर आप म्यूट हो। हेलो, कैन यू हियर मी ना? जी सर। ठीक है, ये स्कोप हमारा रेडी हुआ। अब एक बार क्वेश्चन पुट अप करो, क्या कह रहे थे? नहीं सर, वो जैसे कि जो VMware का था, जैसे मैं इंटरव्यू दे रहा था तो फिर हाँ, आपने जैसे अपना फ्री वीडियो में जितना सब यूट्यूब पे जो है मैं वही सीख के मतलब जितना भी सीखा हूँ उतना ही सीखा हूँ। तो समझ जैसे गया। कि वी मोशन, उन्होंने पूछा कि वी मोशन क्या है, मैंने बोला जैसे माइग्रेट होता है वन EXI होस्ट से अनदर EXI होस्ट। तो थोड़ा टेक्निकली उन्होंने पूछा कि वी मोशन जब होता है बैकएंड पे क्या रन होता है, तो फिर वो पता नहीं था उतना, तो फिर ऐसा थोड़ा, अगर हम्म, अनटिल एंड अनलेस आप रियल टाइम नहीं काम करते हो तो पता नहीं चलता। हाँ एग्जैक्टली। चलो, ये हमारा DHCP का इन्वायरमेंट आ गया। आप इस IPv4 पे राइट क्लिक करोगे ना तो आपको न्यू स्कोप का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे नाम दे दो, लाइक आई एम प्रोसीडिंग विद नेम ऑफ डेमो स्कोप। नेक्स्ट पे गया है और ये रेंज है 192.168.1.200 और 192.168.1.250। ये हमने रेंज दे दी। सर मतलब जो ये डिफॉल्ट रहता है, मतलब यही रहना है या फिर हम लोग चेंज नहीं भी नहीं, कर सकते हैं? आप कैलकुलेट करके जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेंज यहाँ पे रखना है। तो हमने अभी 50 का एग्जांपल लिया है कि 200 से लेकर 250 के बीच में जो IP एड्रेस होंगी वो हमारे क्लाइंट मशीन्स को असाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यह है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि आप कितनी IP एड्रेस बचा के रखना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए। आप जो भी रेंज यहाँ पे रख देंगे, जैसे 200 से 250 के बीच में दिया हमने 192.168.200 और 192.168.250 के बीच में 210 तक का हमने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। अब ये 200 से लेकर 210 के बीच की IP एड्रेस किसी भी मशीन को असाइन नहीं होने वाली, करेक्ट? ये जो रेंज ऑफ IP एड्रेस है ना, ये किसी सिस्टम को असाइन नहीं होगा। अब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको कर देंगे। गेटवे देना जरूरी है क्योंकि इंटरनेट चाहिए हमें हर एक मशीन पे, तो आप गेटवे दे दीजिए 1.1 का। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप इसको फिनिश कर देंगे। सर अब आपका जो गेटवे का सर काम क्या होता है मतलब? गेटवे कैन हेल्प अस टू असाइन द IP एड्रेस, असाइन द इंटरनेट कनेक्शन टू ऑल द मशीन्स। जितनी भी मशीन्स है ना इन्वायरमेंट में, उन सबको IP एड्रेस असाइन, इंटरनेट असाइन करने के लिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जी सर।
अब हमने स्कोप तैयार किया, अब हम चाहते हैं कि जो हमारे क्लाइंट मशीन इससे जुड़े हुए हैं, इस डीएचसीपी सर्वर से जितने भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, उन सबको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिलना स्टार्ट हो जाए। सो सिंपल सा स्टेप यूज करेंगे आप, एडीसी पे जाओ, आप एडीसी से कनेक्टेड है और हम एडीसी को डीएचसीपी के आईपी एड्रेस देना चाहते हैं। हमने ओपन किया एडीसी और इसमें आईपी कॉन्फ़िग करके चेक करते हैं क्या आईपी एड्रेस मिल रही है हमें। आईपी कॉन्फ़िग, आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस 16 दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हमने एनसीपीए 10 तक हमने ये कर रहा। नहीं 200 से दिया है ना। हाँ आप इसमें जाओ, क्योंकि हमारा जो रूटर है ना वो भी सेम आईपी एड्रेस रीजन रख रखा है। तो एक काम करो, यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है आपको, आईपी कॉन्फ़िग /release, मतलब जो करंट आईपी एड्रेस है वो हम रिलीज करके रिन्यू कर दो आप। तो नया डीएचसीपी इसको आईपी एड्रेस देने की कोशिश करेगा। अभी भी हमें सेम आईपी एड्रेस मिल रहा है, राइट? जी सर। एक बार मशीन को रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी जो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ना वो हमारा डीएचसीपी का जो रूटर है ना वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि जो डीएचसीपी है ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दोनों से ये ट्राई नहीं कर पा रहा है कहाँ से एक्सेस करना है आईपी एड्रेस को। चलो ये काम करते हैं इसमें। सर फिर भी कितना टाइम लगता है सर, मतलब? नहीं 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 नहीं,
अगर अपने पास इन्वायरमेंट में एक ही DHCP होता ना, तब तक हमें IP एड्रेस मिल गया होता। एक बार मैं इसमें रैंडम IP एड्रेस दे करके ठीक है। अब आपको IP एड्रेस यहाँ पे 211 मिलना है, स्टार्ट हो गई। 211 से क्यों मिल रही है IP एड्रेस हमें? बिकॉज सर हमने वो बुक कर लिया ना 200 से 210 तक रिजर्व रख लिया। उसको हमने फ्यूचर के लिए रख लिया कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको रखेंगे, अभी की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये IP एड्रेस उसको असाइन हो गई? गो बैक टू डोमेन और यहाँ पे DHCP वाले पेज पे जाओ। टूल्स पे जाओ, DHCP पे। यहाँ पे देखो एड्रेस लीज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी IP एड्रेस 211 है और ये सारी IP एड्रेसेस आपके पास है। ठीक है। ऑलराइट प्लीज। जी सर। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ DHCP का, जिसको हमने सेटअप किया और होस्ट किया, अप्लाई किया अपने सिस्टम पे। सर आप कुछ कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैंने लीज पे, एड्रेस लीज पे हैं अभी। हाँ मेरे को वाईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है और आपका जो डोमेन है एडीसी वो दिखाई दे रहा है।
हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस लीज पे? जी सर। ठीक है, ये कंफर्म कर रहा है कि आपको ये आईपी एड्रेस, ये मशीन को आईपी एड्रेस असाइन हो चुकी है। जी सर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएचसीपी। ऑल राइट प्लीज। जी सर। ठीक है, ये आप टास्क यहाँ तक परफॉर्म करो, और हम प्लानिंग टू सेट अप अनदर क्लास इन वीकडेज, और फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। डन? जी सर। सर मैं अकेला भी रहूंगा सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि बाकी जो 2 जन है वो हाँ, प्रोजेक्ट पे कोई है इशू तो नहीं, इसलिए। आप अपना कंफर्म कर देना अभी तक शाम तक, है ना? मैं तो सर कंफर्म हूँ सर, मेरे को आपसे कंफर्म चाहिए सर। ठीक है, तो वैसे कितने लोग आप प्लान कर रहे हैं? अभी एक जन कंफर्मेशन दे दिया, बट वो लोग का शिफ्ट रहता है तो 24/7 शिफ्ट रहता है, तो फिर वीकडेज पे उनके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, बट मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं तीन दिन ही, बिल्कुल। तीन दिन ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही सर, आप एक बार टाइम बता के मेरे को बताइएगा तो फिर मैं उनके साथ भी बात करूंगा, बट चलो अभी मुझे, मैं तो मेरे को मेरा श्योर है। ठीक है, मैं आपको ना अभी 1 घंटे में सारा कुछ क्लियर करके भेजता हूँ। डन? जी सर, श्योर। चलो डन। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम।